क्लास 10th, तो उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अब पेपर आप लोगों का अच्छे से हो रहा होगा। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो साइंस के केमिस्ट्री से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो क्या होगा। तो आपको मालूम है कि देखिए जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होगा, एल्केन का जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2। ये तो एल्केन का जनरल फार्मूला हो गया। एल्केन का मतलब इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, इसमें जो होगा ना वो सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा एल्केन में। एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा और एल्काइंस में जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड आपको मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ही एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n-2। इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, पहले में +2 है, फिर उसमें से 2 और कम हुआ, फिर इसमें 2 और कम हो गया, मतलब -2 नीचे की तरफ। मतलब जैसे जैसे आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन लिखेंगे तो 2-2 नंबर्स क्या करने हैं, हाइड्रोजन के कम करने हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। तो ये हो गया। अब हमसे पूछ रहा है ना कि जो एल्काइंस है उसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा। तो देखिए ये फार्मूला होता है एल्काइन ग्रुप का, एल्केन ग्रुप का, एल्कीन ग्रुप का, एल्काइन ग्रुप का। तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा। तो देखिए अगर मैं एल्काइन की बात करूं, ठीक है, कौन से ग्रुप की बात करूं, एल्काइंस ग्रुप की बात करूं, तो एल्काइन ग्रुप में यही आपको फार्मूला मिला है CnH2n-2। ठीक है, अच्छा अगर आप यहाँ पे फर्स्ट लेंगे, अगर n की वैल्यू फर्स्ट लेंगे, तो अगर आप n = फर्स्ट रखते हो तो देखो क्या मिलेगा आपको, C फर्स्ट मतलब कि 1, n की जगह 1 आ गया, और H 2 1 या 2 -2 0 हो जाएगा, मतलब सिर्फ C बचेगा यहाँ पे। इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। तो क्या आप n = फर्स्ट पे आपको फर्स्ट मेंबर एल्काइन का मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो n = 2 देखिए 1 आपने रखा तो यहाँ पे तो मिलेगा आपको 1, लेकिन यहाँ क्या मिल जाएगा 2 × 1, तो 2 × 1 मतलब 2 - 2 दैट इज क्या मिलेगा CH0। H0 का मतलब H अवेलेबल नहीं है, H अवेलेबल नहीं है। तो अगर H अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे एक कंडीशन तो ये मिल गई कि n = 1 पे, मतलब कार्बन अगर 1 है तो वो एल्काइन में किसी भी मेंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि n की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। रखिए एल्काइन ग्रुप में 2 n की जगह, तो यहाँ रखेंगे 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 2 कितना हो जाएगा। देखिए यही है एल्काइन का जो एल्काइन ग्रुप का फार्मूला है, 2 × 2 4 - 2 दैट इज 2। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया और कार्बन भी 2 हो गया। तो ये फर्स्ट मेंबर मिलेगा आपको कौन से ग्रुप का, एल्काइन ग्रुप का। ठीक है, तो वही पूछा था कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कौन होगा। तो एल्काइन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर क्या होगा, C2H2। ठीक है, C2H2 एल्काइन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्यूटेनोन में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। ठीक है, जो ब्यूटेनोन का फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा। तो देखिए अब कैसे पता करेंगे आप फंक्शनल ग्रुप कैसे, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट में देखिए क्या जुड़ा हुआ है, ओन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ब्यूटेनोन लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, ओन जुड़ा हुआ है। और ओन किसके साथ जुड़ता है, कौन से ग्रुप के साथ जुड़ता है, तो आपको मालूम है ओन जो है वो कीटोन ग्रुप के साथ जुड़ता है। ठीक है, कीटोन ग्रुप के साथ जुड़ता है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। और इसका सिंबल कैसे होता है, तो इसका सिंबल यही होता है CO, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड और CO। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लिया जाता है कि CO और दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड। अब ये सिंगल बॉन्ड की तरफ आप कार्बन जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन के इधर और कार्बन के इधर, इधर जो सिंगल बॉन्ड है इसकी तरफ आप कार्बन का नंबर जोड़ सकते हैं। तो देखिए जैसे अगर हम बात करें कि यही है हमारे पास CO, ठीक है, दोनों तरफ तो बॉन्ड खाली है, कार्बन जुड़ सकता है, तो एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ जोड़ लीजिए। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, ये कीटोन हो गया, क्योंकि हमसे पूछा था कि ब्यूटेनोन में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। तो ब्यूटेनोन में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कीटोन होगा। हमने ओन देख के बता दिया कि कीटोन हो गया। और उसका सिंबल कैसे है, तो CO रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है या फिर ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड खाली हैं। ठीक है, इन दोनों बॉन्ड के साथ आप कार्बन क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब जैसे ही कार्बन जोड़ेंगे तो आप देखिए हमको चाहिए कितने कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन चाहिए, तो हमने 4 कार्बन जोड़ लिया। देख लिया, फंक्शनल ग्रुप हमारा कीटोन है,
दोनों तरफ बॉन्ड खाली थे, तो दोनों तरफ बॉन्ड खाली हैं, चाहे इसमें देख लीजिए दोनों तरफ कार्बन के जो है बॉन्ड वो इसके साथ कोई जुड़ा नहीं है, इस वाले बॉन्ड के साथ भी नहीं कोई जुड़ा है, तो यहाँ पे एक कार्बन जोड़ा, अभी 3 कार्बन हुए और एक कार्बन और जोड़ लिया, 4 कार्बन हो गए। तो फंक्शनल ग्रुप तो कीटोन हो गया और 4 कार्बन भी हो गए। अब ये जो आपका लिखा हुआ है यही है ब्यूटेनॉन, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन का एक बॉन्ड इसके साथ जुड़ गया, तो इसके पास कितने बॉन्ड भी जोड़ने के लिए खाली हैं, 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आप इधर देखिए, ये कार्बन का, अगर हम इस कार्बन को इस तरीके से लिखें तो देखिए ऊपर जो है डबल बॉन्ड, तो एक कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो देखिए एक कार्बन का इधर एक कोवैलेंट बॉन्ड इधर और ऊपर 2, तो इसके तो 4 फिल हो गए, ठीक है। अब ये बना नहीं पाएगा। अब इधर देखते हैं, तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बनाने चाहिए थे, 2 बना रखा है, तो अभी 2 हाइड्रोजन और ये जोड़ सकता है, और ये कितना जोड़ सकता है, 3। तो देख लीजिए ये हो गया मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो 4 कार्बन हो गया, इसलिए ब्यूट, ठीक है। 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, ब्यूट लगाएंगे। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, तो कीटोन के लिए फंक्शनल ग्रुप अगर कीटोन रहता है तो क्या जोड़ते हैं, ओन जोड़ते हैं, तो ये हो गया आपका ब्यूटेनोन, ठीक है। ऐसे ही अगर फंक्शनल ग्रुप होगा CHO, CHO अगर फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या होगा, CHO फंक्शनल ग्रुप, तो ये होता है एल्डिहाइड, और इसके लिए क्या जोड़ा जाता है, अल जोड़ा जाता है, ठीक है। ये हो गया एल्डिहाइड हो गया, और इसके लिए अल जोड़ा जाता है लास्ट में, बात समझ में आ रही है। वैसे ही अगर OH है फंक्शनल ग्रुप, तो उसके लिए लास्ट में क्या जोड़ेंगे हम लोग, ऑल जोड़ेंगे, ठीक है, वो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ऑल होता है। वैसे ही COOH है, COOH है, तो ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ओइक एसिड जोड़ा जाता है, इसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड जोड़ेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप याद रखिए। अब ये फंक्शनल ग्रुप में डायरेक्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पूछ लिया है कि ब्यूटेनॉन का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, या फिर पूछ सकता है कि इसके पास जो है कोई और सब्सटेंस दे दिया, कोई और मॉलिक्यूल मतलब कि कंपाउंड दे दिया, और उसमें पूछ लिया कि भाई फंक्शनल ग्रुप बताइए, तो फंक्शनल ग्रुप याद रखेंगे तभी आप बता पाएंगे, बात समझ में आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है। ग्रेफाइट और डायमंड में डिफरेंस बताना है। तो देखिए ग्रेफाइट और डायमंड और बकमिस्टर फ्लोरेंस, ये तीनों जो है ना वो कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। ये तीनों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, 3, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। अब कहानी ये है कि इसमें ग्रेफाइट और डायमंड में डिफरेंस पूछा है, ठीक है, दोनों कार्बन से ही मिलकर बने हुए, तो क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, तो देख लीजिए कितना कितना डिफरेंस आप लिख सकते हैं। तो ग्रेफाइट और कार्बन में कौन कौन सा डिफरेंस है, देखिए पहली बात तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में जो एक कार्बन होता है वो बाकी 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। देख लीजिए एक कार्बन बाकी 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। वही डायमंड में एक कार्बन बाकी कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, बात समझ रहे हैं। एक कार्बन, देखिए इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है एक कार्बन, लेकिन इस कार्बन ने सिर्फ 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हैं। इसका मतलब कि भाई इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 शेयर करके 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता था, लेकिन इसने कितना बॉन्ड बनाया है, सिर्फ 3 बॉन्ड बनाया, तो एक बॉन्ड नहीं बना पाया। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा, और खाली रहेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखा देंगे। एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, उसमें से उसने 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए हैं शेयरिंग करके, तो एक इलेक्ट्रॉन खाली न रह गया, तो उस खाली वाले इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया, ऊपर शो कर दिया। अब इसके बारे में देखिए डायमंड के बारे में, तो डायमंड के बारे में देख लीजिए, डायमंड में एक कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। और ये कार्बन, तो इसने क्या किया है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ बॉन्ड बना लिया है। अब जब सबके साथ बॉन्ड बना लिया तो ये कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन बचा क्या, नहीं बचा, लेकिन इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही ये वाला कार्बन फिर आगे नेक्स्ट 3 कार्बन से ऐड होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, हर एक कार्बन अपने साथ कितने कार्बन को जोड़ता है, 3 कार्बन को जोड़ता है, तो देखिए एक किसने जोड़ लिया, एक जोड़ लिया है। वैसे ही सब अपने अपने साथ साथ 3-3 बॉन्ड को क्या करेंगे, 3-3 बॉन्ड बनाएंगे कार्बन के साथ, और हर कार्बन के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। अब एक सोचिए, ये तो सिर्फ हमने एक कार्बन के लिए दिखाया, ऐसे कितने सारे कार्बन होंगे, ऐसे बहुत सारे कार्बन होंगे ना, जो सबके पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, सबके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये बात देखिए डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस भी दिखाई पड़ रहा है आपको, कि जो ग्रेफाइट होता है उसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वहीं डायमंड के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्री आयंस नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलिए या आयंस बोलिए, फ्री आयंस नहीं होते हैं। तो पहला तो डिफरेंस यही हो गया।
कि ग्रेफाइट के पास जो होता है ना वो फ्री आयंस होते हैं और डायमंड के पास किसी भी तरीके की फ्री आयंस नहीं होंगे। अच्छा एक बात बताइए कि अगर ग्रेफाइट के पास फ्री आयंस है, तो अगर ग्रेफाइट के पास फ्री आयंस है तो इसका मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं कि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कि डायमंड में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को चलने के लिए फ्री आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब एक बात बताइए, ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस हैं, वहीं आयन जो डायमंड है उसके पास किसी भी तरीके की फ्री आयंस नहीं है। इसका मतलब कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं तो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है और डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। इसका रीजन भी है, क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट के पास फ्री आयंस पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वहीं डायमंड के पास किसी भी तरीके के फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये तो मतलब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। पहला तो इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। अच्छा स्ट्रक्चर का बात करेगा तो क्या पूछेगा, देखिए स्ट्रक्चर में जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है ये होता है आपका जो ग्रेफाइट है, जो ग्रेफाइट है ना, जो ग्रेफाइट है और डायमंड के स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस होता है कि जो ग्रेफाइट होता है इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है, ठीक है, और डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ये भी डिफरेंस याद रखिएगा। पहले तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हेक्सागोनल होता है और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। बात समझ में आ रही है? ये क्या होगा, ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट एंड सॉफ्ट है, वहीं ये क्या है, हार्ड है, ठीक है, ये हार्ड है। अच्छा ये सॉफ्ट और ये हार्ड क्यों होता है? ये इसके एंगल की वजह से होता है। दोनों में ना जो कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनाए तो बॉन्ड के बीच जो एंगल होता है ना वो डिफरेंस होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट एंगल पाया जाएगा, इसमें डिफरेंट एंगल पाया जाएगा, वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे हायर क्लास में, लेकिन अभी हमको पढ़ना नहीं है। तो हम लोग बस इतना जानते हैं कि इसके बॉन्ड एंगल में डिफरेंस होने की वजह से, ठीक है, इसमें ये सॉफ्ट होता है और ये हार्ड होता है। बात समझ में आई? तो ये ग्रेफाइट और डायमंड में कुछ डिफरेंस है, ठीक। तो ये डिफरेंस भी देख लीजिए, 3-4 डिफरेंस अभी आपने देख लिया है, ठीक। एक तो इसकी स्ट्रक्चर में हेक्सागोनल ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। उसके बाद इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे। चूंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाएगा। ये सॉफ्ट एंड सॉफ्टी होता है, ये हार्ड होता है, ठीक है। ये इसमें जो है ये नॉन कंडक्टर है लेकिन इसके पास चमक भी पाई जाती है, ठीक है, तो लस्टर होगा। तो ये सारे डिफरेंस आप लिख सकते हैं उसमें, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देख लीजिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो देखिए जो सैचुरेटेड होता है और अनसैचुरेटेड में बस इतना सा अंतर होता है कि जो सैचुरेटेड होता है ना उसमें सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, और जो अनसैचुरेटेड होता है उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में ये भी डिफरेंस है क्या, कि जो सैचुरेटेड होता है, जो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड जो है उसमें सिर्फ कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। और वहीं अनसैचुरेटेड में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। एक तो डिफरेंस यही हो गया। दूसरा डिफरेंस देखिए क्या है, दूसरा डिफरेंस सैचुरेटेड के लिए जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा CnH2n+2। ये सैचुरेटेड के लिए जनरल फार्मूला है, ठीक है, ये जनरल फार्मूला है सैचुरेटेड कंपाउंड का। और अनसैचुरेटेड का क्या होगा, CnH2n और CnH2n-2। अब देखिए ये तो आपको वही बात हो गया कि जो एल्केन है वो सैचुरेटेड होंगे और एल्कीन और एल्काइन क्या होंगे, अनसैचुरेटेड होंगे। ये तो डिफरेंस आपको पता चल गया कि सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये फार्मूला को इसको होल्ड करेगा CnH2n+2 को, एल्केन वाले फार्मूले को, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो इस फार्मूले को यूज करेगा, होल्ड करेगा। और भी अंतर है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। देखिए जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ना वो जब हम जलाते हैं ना तो वो क्या करते हैं, ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। जो सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड को जब हम बर्न करवाते हैं ना तो जो सैचुरेटेड होते हैं वो ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं और धुआं कम देते हैं। वहीं अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करें ना तो वो क्या करते हैं, येलो फ्लेम के साथ जलते हैं और ब्लैक स्मोक देते हैं। बात समझ में आई? इसका रीजन भी है, पूछेगा कि क्यों ऐसा होता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बर्निंग में डिफरेंस क्या है। तो देखिए यही है, जैसे मान लीजिए अगर हम एक जनरल फार्मूला ले लें CnH2n+2 और वहीं हम बात करें CnH2n, आपको मालूम है कि ये सैचुरेटेड वाला है, ठीक है, और ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है, ये अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड है। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू कितना ले लें, 2 ले लें, तो जरा इसमें से देखिए क्या फार्मूला, अगर इस वाले कंडीशंस में देखिए ये सैचुरेटेड का फार्मूला है, ये अनसैचुरेटेड में, इसमें सिंगल बॉन्ड मिलेगा, इसमें आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। तो जब इसमें n की वैल्यू 2 लेके देखिए तो कितना मिलेगा, C2H कितना मिलेगा, C2H6 ना मिलेगा। देखिए 2 2 जा 4 2 6, तो कितना हो गया C2H6। और जरा यही n की वैल्यू 2 इसमें लेके देखते हैं अनसैचुरेटेड वाले में, तो कितना हो जाएगा C2H 2 2 जा 4, ठीक है।
अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो इस सैचुरेटेड में देखिए कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपको मिलेंगे 6 हाइड्रोजन मिलेंगे, और अनसैचुरेटेड में आपको हाइड्रोजन कितने मिलेंगे, 4 हाइड्रोजन मिलेंगे। कार्बन दोनों में कार्बन का नंबर सेम है, लेकिन सैचुरेटेड के पास कितने हाइड्रोजन है, 6, और अनसैचुरेटेड के पास कितने हाइड्रोजन है, 4। अब देख लीजिए इसी वजह से जो है ना इनके बर्निंग में डिफरेंस आता है। हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उतना अच्छा जलेगा, तो इसमें हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए ये जब सैचुरेटेड जलता है जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड मिलेगा। तो सिंगल बॉन्ड वाले में हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है सैचुरेटेड में, और हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से वो क्या होता है ना कि ब्लू फ्लेम के साथ जलता है और ज़्यादा टेम्परेचर हमको देता है। बात समझ में आई, क्योंकि हाइड्रोजन एक अच्छा फ्लेमेबल सब्सटेंस है। तो हाइड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से ये जलता है तो ब्लू फ्लेम देता है और टेम्परेचर ज़्यादा देता है। वहीं अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो इसके कंपेयर में यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो कार्बन, अब देखिए कार्बन कार्बन सेम है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कम हो गया, और हाइड्रोजन कम हो गया तो जब इसको हम बर्न करवाते हैं तो ये येलो फ्लेम के साथ जलता है, टेम्परेचर कम मिलता है और क्या होता है, स्मोकी फ्लेम देता है, ठीक है, काला काला धुआं निकलता है। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अच्छा, ये जो स्मोक वाला कंडीशंस है ये कंबसन पे भी डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि अगर कोई सब्सटेंस ना मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है ना, तो वो उसकी कंप्लीट बर्निंग होगी, और कंप्लीट बर्निंग में अगर किसी भी सब्सटेंस की कंप्लीट बर्निंग हो रही है तो उस केस में हमको स्मोक बहुत कम देखने के लिए मिलेगा या ना ही मिले, ठीक है। लेकिन वहीं अगर इनकम्प्लीट बर्निंग हो रही है, अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो जो बर्निंग होती है ना उसमें हमको टेम्परेचर जो है वो कम मिलता है और जो स्मोक होता है ना उसका अमाउंट ज़्यादा मिलता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये डिफरेंस है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में। तो आप लिख लेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस, 2-3 डिफरेंस बहुत, ठीक है। उसके बाद अच्छा नीचे बात कह रहा है कि कोल और पेट्रोलियम की बात कर रहा है। तो एक बात हम आपको बता दें कि जो कोल होता है और पेट्रोलियम होता है ना, इनमें ना जब इनको हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं ना, तो जो कोल और पेट्रोलियम है इसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी पाए जाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि जब हम कोल और पेट्रोलियम को बर्न करते हैं ना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो होगा क्या कि जो नाइट्रोजन है और सल्फर है ये भी बर्न होंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनका भी ऑक्सीडेशन होगा। तो क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाएंगे और सल्फर का ऑक्साइड बनाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर किसमें पाए जा रहे हैं, हमारे कोयले और पेट्रोलियम में पाए जा रहे हैं। तो इसमें नाइट्रोजन और सल्फर जब बर्न होंगे तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा और सल्फर का ऑक्साइड बनेगा, और ये सल्फर का, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड यही एयर पॉल्यूशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ में आ रही? अभी एयर पॉल्यूशन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होगा ही होगा, साथ में अब ये क्या काम करता है ना कि जो ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है और सल्फर का ऑक्साइड है, ये जो है ना ये एटमॉस्फेयर में ऊपर जाके क्या हो जाते हैं, लेयर के फॉर्म में जमा हो जाते हैं, ऊपर जाके क्या होंगे, अपन जो हमारी एयर है उसमें जाके ऊपर की तरफ जमा हो जाएंगे, ठीक है, एक्युमुलेट हो जाएंगे। अब होगा क्या, तो होता आपको मालूम है, देखिए आपको मालूम है कि नाइट्रोजन और सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, नाइट्रोजन और सल्फर ये दोनों नॉन मेटल है, ठीक है, दोनों नॉन मेटल है, और दोनों का ऑक्साइड बन चुका है, किसको जलाने की वजह से, कोल और पेट्रोलियम को जलाने की वजह से इनका ऑक्साइड बन चुका है। ये जाके ऊपर क्या हुआ है, एटमॉस्फेयर में एक्युमुलेट हो गया। अब जैसे ही नीचे से वाटर वेपर जाएगी, वेपराइजेशन होकर जब वाटर वेपर जाएगी, तो आपको मालूम है कि अगर हम नॉन मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे, एसिडिक नेचर का, तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा ना। तो अब एक बात बताइए कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड, ठीक है, जब ये ऊपर पहले से मौजूद है और नीचे से क्या गया है, वाटर वेपर गई है, मतलब वाटर के ड्रॉप मॉलिक्यूल्स गए हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। कौन कौन सा एसिड बनाएंगे, तो देख लीजिए HNO3, नाम क्या है इसका, नाइट्रिक एसिड, और H2SO4, ये दो एसिड बनाए। देखिए इसमें नाइट्रोजन का ऑक्साइड था और वाटर डिजॉल्व होके, नाइट्रोजन का ऑक्साइड था, वाटर डिजॉल्व होकर HNO3 बना लिया, सल्फर का ऑक्साइड था, वाटर के साथ डिजॉल्व होकर घुल के क्या बना लिया, H2SO4 बना लिया। अब ये जब बरसात होती है ना, तो यही एसिड क्या होते हैं, अर्थ पे गिरते हैं, तो इसी को बोला जाता है एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन बोला जाता है। और जो एसिड रेन होती है ना, ये नुकसान करती है, फसलों को नुकसान करती है, ह्यूमन लाइफ को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, क्रॉप्स को भी और एक्वेटिक लाइफ को भी, जो जलीय जीव होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताइए कि जो मिट्टी होती है, एसिड रेन के बाद जो मिट्टी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है एसिड को, ठीक है, तो उस एसिड जो सॉइल होता है ना, उसका पीएच जो होता है वो कम हो जाता है। पीएच कम होने का मतलब जैसे जैसे आप जीरो की तरफ बढ़ते हैं ना, तो पीएच की वैल्यू घटती रहती है, और पीएच की वैल्यू घट रही है, इसका मतलब कि जो नेचर है वो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। तो जो सॉइल होती है ना, जब एसिड रेन होता है तो सॉइल इस एसिड को एब्जॉर्ब कर लेती है
और सॉइल का जो नेचर हो जाता है वो एसिडिक हो जाता है। अब इससे बचने के लिए जब हम फसल लगाएंगे तो उसको नुकसान होगा, तो इससे बचने के लिए किसान जो होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, वो अपने खेतों में स्लैग लाइम, ठीक है, स्लैग लाइम या क्विक लाइम, CaO या CaOH का होल ट्वाइस, दोनों का क्या करते हैं, छिड़काव कर देते हैं। कभी कभी कैल्शियम कार्बोनेट का भी छिड़काव करते हैं, ठीक है, खड़िया जिसको बोलते हैं, चाक कैल्शियम कार्बोनेट। इससे होता क्या है कि ये सब जो है ना कि क्विक लाइम और स्लैग लाइम, ठीक, ये सब एसिड जो हमारी सॉइल है वो एसिडिक नेचर का हो गया, और उस पर हम लोग बेस का छिड़काव कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है। इससे होता क्या है कि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, एसिड प्लस बेस, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें आपने पढ़ा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपने पढ़ा है कि एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और वाटर, यही ना फॉर्म करते हैं, तो इसी को तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। तो जो सॉइल थी ना वो एसिडिक नेचर की हो गई थी, तो उस पर हम लोग क्या छिड़केंगे, बेस। अब बेस क्या है, या तो क्विक लाइम, स्लैग लाइम या फिर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को छिड़क दीजिए। उससे होगा क्या कि जो pH होगी, मिट्टी की जो pH है, सॉइल की जो pH है वो कम हो जाएगी और फसल को नुकसान कम होगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस था कोल और पेट्रोलियम के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ब्रोमिनेशन टेस्ट क्या होता है, ब्रोमिनेशन टेस्ट, ठीक है। तो आप पढ़े हैं कि ब्रोमिनेशन टेस्ट किसके लिए होता है, तो यही जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो हम लोग देखे थे, उसी की टेस्टिंग के लिए ब्रोमिनेशन टेस्ट किया जाता है। ब्रोमिनेशन टेस्ट में होता क्या है कि ब्रोमीन वाटर होता है, क्या होता है, ब्रोमीन वाटर, ठीक है, ब्रोमीन वाटर। अब ये जो ब्रोमीन वाटर है ना, ये किस कलर का होगा, तो ब्रोमीन वाटर का कलर रेड और ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये ब्रोमीन वाटर सैचुरेटेड के साथ ऐड किया जाता है तो इसके कलर में कोई चेंजिंग ही नहीं होती है। जो ब्रोमीन वाटर है उसका कलर रेड और ब्राउन कलर का होगा। अब जब इसको हम सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ ऐड करते हैं ना तो उसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं आती है। लेकिन यही अगर हम इसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ ऐड करते हैं तो जो ब्रोमीन कलर का जो ब्रोमीन वाटर का कलर है ना, रेड ब्राउन कलर, वो डिसअपीयर हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो हमको क्या पता चलेगा कि इसका मतलब एक बात ये है कि ब्रोमीन वाटर का कलर जो होता है वो गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, किसके प्रेजेंस में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के प्रेजेंस में। और वहीं अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है तो ब्रोमीन वाटर के कलर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, उसका कलर चेंज नहीं होगा। देखिए कैसे होता है ये, तो मान लेते हैं हमारे पास एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें हमने क्या ऐड किया है, ब्रोमीन वाटर को ऐड कर दिया है। अब होता क्या है, तो जो ब्रोमीन वाटर है ना और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है और ये ब्रोमीन वाटर है, ठीक है। इसका कलर कैसा होगा, हल्का रेड और ब्राउन कलर का हल्का होगा, ठीक है, ये कलर है इसका, ठीक। अब होता क्या है कि जैसे ही हम ब्रोमीन वाटर को ऐड करेंगे ना तो ये जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर फ्री हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर फ्री हो जाएगा और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ ये ब्रोमीन भी ब्रेक होके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन शो करता है, देखिए कैसे, तो देख लीजिए ऐसे, Br2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Br। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था, सैचुरेटेड कंपाउंड का जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक होगा और ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे और ये भी बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होगा तो एक ब्रोमीन इसके साथ और दूसरा ब्रोमीन इसके साथ ऐड हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2Br, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड, अब सिंगल बॉन्ड बचा क्योंकि ये तो बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और इस बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों के साथ शेयरिंग हो चुकी है, तो एक ब्रोमीन इसके साथ इधर जुड़ गया, दूसरा ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया है, तो क्या बनाएगा, CH2Br बन गया। ये नया कंपाउंड आपका बना है। अब देख लीजिए, अब ब्रोमीन कलर का जो ब्रोमीन वाटर है उसका कलर गायब हो गया, क्यों, क्योंकि अब ब्रोमीन वाटर थोड़ी रह गया, अब ब्रोमीन का जो बॉन्ड था वो टूट के एक नए तरीके का कंपाउंड बन गया और ये कंपाउंड कैसा होगा, कलरलेस होगा, ठीक है, कलरलेस होगा। तो अगर ब्रोमीन वाटर का कलर डिसअपीयर हो जा रहा है तो कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड होगा, और अगर ब्रोमीन वाटर का कलर डिसअपीयर नहीं हो रहा है, मतलब कलर चेंज ही नहीं होगा, नया कंपाउंड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो उस केस में जो कंपाउंड होगा वो सैचुरेटेड होगा। तो ये टेस्टिंग करना है हमको, ब्रोमिनेशन टेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो पूछेगा कि ब्रोमिनेशन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो ब्रोमिनेशन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, क्या टेस्ट करने के लिए ब्रोमिनेशन टेस्ट करेंगे, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को टेस्ट करने के लिए ब्रोमिनेशन टेस्ट करेंगे और आपको यहाँ पे रिएक्शन भी हमने दिखा दिया। अगला जो टॉपिक है वो है, कह रहा है कि आइसोमर ऑफ C4H8। अब C4H8 का आइसोमर क्या होता है, तो आपको मालूम है कि आइसोमर होते क्या है, तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। उनका जो बॉन्ड का अरेंजमेंट होता है वो भी अलग अलग होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला भी डिफरेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं C4H8 का आइसोमर क्या होगा, ठीक। तो C4H8, पहले तो ये बताइए किस ग्रुप का एलिमेंट है,
ठीक है, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? तो देखो यहाँ पे 4 है, 4 का डबल 8, तो CnH2n डबल है ये किसको फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है इसको, CnH2n को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये एल्कीन फैमिली का ये कंपाउंड है ना, C4H8, ठीक है। अब C4H8 एल्कीन फैमिली का कंपाउंड है। अब इसका हमको क्या करना है? आइसोमर बनानी है, तो बना लेते हैं। तो इससे एक बात तो पता चल गई कि इसमें ना डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। क्यों डबल बॉन्ड होगा? क्योंकि आपको ये पता चल चुका है कि ये किस फैमिली का कंपाउंड है। अब कैसे पता किया? तो हमने यहीं से पता किया है, 4 और 8, तो इसको फार्मूले को इसको फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पे अगर आप 4 रखोगे C4, तो यहाँ क्या मिलेगा? 4 2 जा 8 मिलेगा, तो C4H8 को फॉलो कर रहा है। एल्कीन फैमिली का ये कंपाउंड है, एल्कीन फैमिली का कंपाउंड है, तो डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। अब आपको इसका आइसोमर बनाने में आसानी होगी। कैसे आसानी होगी? तो जरा देख लीजिए। देखिए कैसे। अब आपको 4 कार्बन तो रखने ही है। कितने कार्बन रखने हैं? 4 कार्बन हमने रख लिया। और अब देखिए कंडीशंस क्या है कि डबल बॉन्ड का होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये एल्कीन का फैमिली है, तो डबल बॉन्ड आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड आप कहाँ लगा सकते हैं? यहाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब देखिए कार्बन 4 हो गया, एक डबल बॉन्ड हो गया, तो अब हाइड्रोजन जोड़ के देख लीजिए। तो हाइड्रोजन जोड़ने के लिए आपको पता है कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन जोड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास 4 जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की क्राइटेरिया होती है। तो देखिए अब ये देखिए इस कार्बन ने 2 बॉन्ड तो इधर ही बना लिया है, तो कितना और हाइड्रोजन जोड़ सकता है? सिर्फ 2, ठीक है। वैसे ही ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है। देखिए एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तीन तरफ इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो ये कितना हाइड्रोजन जोड़ सकता है? सिर्फ 1। इसको देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 बॉन्ड बना चुका है, तो कितना हाइड्रोजन जोड़ेगा? 1। और ये कितना जोड़ लेगा? 3, क्योंकि इसने एक ही शेयरिंग की है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि गिनिए जरा, देखिए क्या हाइड्रोजन 8 हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे 2 है, 3, ठीक है, 2 के बाद 3, और यहाँ पे 4 और 3, कितना हो गया? 4 3 7 ही हो गया। कहीं गड़बड़ हो रहा है। ओ सॉरी, यहाँ पे कितना होगा? देखिए ये 2 बॉन्ड किया है ना, तो यहाँ पे कितना? 2 हाइड्रोजन और जुड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ठीक है, अरे इस कार्बन ने 2 बॉन्ड शेयरिंग किया था, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ लिया था, वहाँ पे गलत हो गया था, सॉरी उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि 2 हाइड्रोजन 3, और यहाँ पे कितना हो गया? 5 8 हो गया, ठीक है। इसका मतलब आपका ये जो लिखा हुआ है 4 कार्बन होने चाहिए और 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, ये सही है, ठीक है। अब इसका ये एक स्ट्रक्चर बन गया। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम देख लीजिए क्या होगा? मेथ एथ प्रोब्यूट, ठीक है। तो मेथ एथ प्रोब्यूट, और किस कार्बन के साथ? अब देखिए उधर से ही हम लोग जो है नंबरिंग करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आते हैं, ठीक है। आप इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 2 3 पोजीशन पे हो जाएगा, और इधर से आप करोगे नंबरिंग तो पहले पोजीशन पे 1 2 3 और 4। तो किस पोजीशन पे है? पहले पोजीशन पे है, तो 4 कार्बन हो गया तो ब्यूट, और पहले पोजीशन पे है तो 1, और डबल बॉन्ड के लिए क्या हम लोग लगाते हैं? इन, ठीक है। तो ब्यूट 1 इन, इसका यूपीएससी नेम हो गया। अब ये एक कंपाउंड हो गया। वैसे ही दूसरा क्या हो जाएगा इसका? अब देखिए यही है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन अभी देखिए स्ट्रक्चर इसके अलग अलग मिलेंगे, और स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से उनका आईयूपीएसी नाम भी अलग अलग मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर से हम लोग 4 कार्बन ही बनाएंगे। 4 कार्बन हम लोगों ने फिर से बना लिया। अब फिर से 4 कार्बन बनाने के बाद अब क्या करना है? हमको एक डबल बॉन्ड तो जोड़ना है। तो हमने पहले पोजीशन पे जोड़ लिया था, दूसरे पोजीशन पे जोड़ के देखिए, तो दूसरे पोजीशन पे हमने डबल बॉन्ड जोड़ लिया। अब होगा क्या? दूसरे पोजीशन पे अगर हमने डबल बॉन्ड जोड़ लिया, तो अब हमको हाइड्रोजन जोड़ना है। तो एक बात बताइए, ये कार्बन है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, तो बाकी कितने? 3 हाइड्रोजन और जोड़ सकता है। इस कार्बन को देखिए तो 2 बॉन्ड इधर शेयर हो चुका है, एक इधर, इसका मतलब इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो बिजी है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बना सकता है, तो ये कितना हाइड्रोजन जोड़ सकता है? 1 हाइड्रोजन जोड़ लिया। वैसे ही ये वाला देखिए कितना हाइड्रोजन जोड़ सकता है, तो 1 इधर 2 इधर, 3 बॉन्ड हो चुके हैं, तो 1 हाइड्रोजन ये भी जोड़ सकता है। और ये कितना जोड़ सकता है? तो इसका सिर्फ एक ही, इस कार्बन का सिर्फ एक ही जो है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है, बॉन्ड बनाया है, तो 3 और ये बना सकता है। ये हमने हाइड्रोजन भी जोड़ लिया। अब जरा गिनिए क्या हाइड्रोजन 8 हो पाया है? तो देखिए 3 और 3 6, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया। इसका मतलब 4 कार्बन भी हो गए और 8 हाइड्रोजन भी हो गए, और डबल बॉन्ड भी हो गया। क्यों? क्योंकि ये एल्कीन जो है एल्कीन फैमिली का था। तो ठीक है, अब इसका नेम लिखते हैं। तो किधर से आप काउंटिंग करना चाहेंगे? इधर से, किधर से? तो किधर से भी करिए, 1 2 3 और 4, या इधर से करिए 1 2 3 और 4, किधर से भी आप करिए, आपको जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड पोजीशन पे ही मिलेगा। देखिए अगर आप इधर से करेंगे तो फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, दूसरे कार्बन के साथ आपको डबल बॉन्ड मिल गया। चाहे आप इधर से करिए, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, दूसरे कार्बन के साथ यहाँ पे भी डबल बॉन्ड मिल गया। तो अब आप यहाँ पे दोनों तरफ से किधर से भी नंबरिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए तो फिर से वही कंडीशन है, ब्यूट लगेगा ही, ठीक है।
ब्यूट हो गया। अब उसके बाद क्या है कंडीशंस की, ब्यूट तो लग गया, लेकिन अब देखेंगे कि हमारा जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन क्या है। तो देखिए किस पोजीशन पे है, तो 1 2 दूसरे पोजीशन पे है, तो क्या लिखेंगे 2 और डबल बॉन्ड है तो इन, तो ब्यूट टू इन हो गया। ठीक है, ये दूसरा इसका स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा स्ट्रक्चर हो सकता है, तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो जरा तीसरा स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए इसके दो आइसोमर, ये है C4H8 ही, लेकिन इसके दो आइसोमर हमने क्या कर लिए हैं, बना लिए हैं। ठीक है, अब तीसरा देखिए क्या हो गया, तो C। ठीक है, ये 3 कार्बन हमने जोड़ लिया, एक कार्बन हमको और चाहिए, तो एक कार्बन हमने और जोड़ लिया, और हमको क्या चाहिए, डबल बॉन्ड भी चाहिए, तो डबल बॉन्ड भी हमने जोड़ लिया। ठीक, डबल बॉन्ड भी जोड़ लिया और कार्बन भी 4 हो गए। अब इस पे हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, तो 2 कार्बन के 2 बॉन्ड जो हैं वो बिजी हैं, तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन को ये बुला सकता है। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन ने एक इधर, चारों बॉन्ड इसके बिजी हैं। ठीक है, ये किसी भी हाइड्रोजन को बुला नहीं पाएगा, किसी के साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड के साथ शेयरिंग है, इसका मतलब ये कितने और हाइड्रोजन को बुला सकता है, 3 हाइड्रोजन को। क्यों, क्योंकि ये एक ही बॉन्ड बनाया है, बाकी तो इसके खाली है ना। अब इस कार्बन के पास देखिए, इसके कार्बन भी 3 बुला लिया, क्यों, क्योंकि ये कार्बन एक ही बॉन्ड ऊपर वाले के बनाया था, बाकी इसके 3 जो बॉन्ड थे वो खाली थे, तो उसको हाइड्रोजन ने आके क्या कर लिया, फिल कर दिया। अब जरा हाइड्रोजन गिन लीजिए कि कितना हुआ है, क्या 8 हुआ है, तो देखिए पहले कार्बन देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन भी हो गया। तो देखिए एक नया स्ट्रक्चर हो गया, ये पहला आइसोमर था, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इसका देखिए बिल्कुल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे लंबी चेन को चूज करते हैं। तो आप सबसे लंबी चेन आप ये वाले भी ले सकते हैं और या फिर ये वाली भी लंबी चेन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 जो चेन है उसमें 3 ही कार्बन आपको मिलने वाले हैं। जैसे अगर आप इधर से लेना चाहेंगे 1 2 3, तो ये भी 3 कार्बन की चेन मिलेगी, तो ये फिर क्या हो जाएगी, ब्रांच हो जाएगी। और या फिर अगर आप इधर से ऐसे लेंगे तो 1 2 3, तब भी 3 कार्बन की चेन मिलेगी और ब्रांच हो जाएगी। अच्छा, ये वाली चेन हम लोग नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इस वाली चेन को अगर हम लेंगे ना तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, ब्रांच में आ जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो वाली चेन चूज करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड हमारा मिल जाए। तो ये हमने चूज कर लिया। ठीक है, डबल बॉन्ड को छोड़ना नहीं है, चेन मेन चेन से बाहर नहीं रखना है। तो अब देख लीजिए, ये मेन चेन हो गई, इस मेन चेन में 1 2 3 कार्बन मिलेंगे, और ये जो है ना CH3, ये ब्रांच के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो हम इसकी नंबरिंग करेंगे, किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आए, तो इधर से मिलेगा 1 2 3। ठीक है, अब 1 2 3 मिल गया। अब इसका नाम लिखना है, तो कैसे नाम लिखेंगे, तो देख लीजिए नाम कैसे लिखना है। तो पहले मेन चेन का ये देखिए, ये जो है ना ये ब्रांच है, तो ब्रांच को पहले लिखते हैं, किस पोजीशन पे ब्रांच है, दूसरे पोजीशन पे, तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल। ठीक है, और इसका नाम क्या जाएगा, मेथ 8 प्रोप। ठीक है, प्रोप, और किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, पहले वाले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका IUPAC नाम, मेथ 8 प्रोप, और पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे ना, तो हमने पोजीशन भी लिख दिया। देखिए प्रोप 1 इन, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ये उसका नाम हो गया IUPAC। अब देख लीजिए, ये तीनों जो है ना एक ही C4H8 के ही 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, और तीनों का नाम भी ना IUPAC नेम भी क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया आपका आइसोमर लिखने का। अब ऐसे ही आइसोमर आपको बनाने के लिए बोल देगा, तो आप यही काम करना, पहले कार्बन को रख लेना, फिर देखना कि उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो आपको जो उसका जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, इससे फार्मूले से आपको जनरल फार्मूले से पता चलेगा कि वो उसमें डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद कार्बन रख के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको रखिएगा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन आप क्या करिएगा, उसको अरेंजमेंट कर दीजिएगा, आपको डिफरेंट तरीके के क्या मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका हो गया आपको, ये क्वेश्चन नंबर था लास्ट वाला। ठीक है, तो चलिए अभी और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।